नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं समास। तो समास में हम यहाँ पर समास के 6 भेदों को डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हम समास के 5 भेदों को पढ़ चुके हैं। लास्ट सेशन में जो हमने पढ़ा था वो है हमारा बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो बहुब्रीहि समास है उसकी परिभाषा आप लोगों को बताई थी और साथ में मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए थे। तो देखिए जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं, देखिए सबसे पहले हमने बहुब्रीहि समास की परिभाषा आपको बताई थी। बहुब्रीहि समास की परिभाषा में मैंने आप लोग को बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो आपका पूर्व पद और उत्तर पद होता है, ये क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर आपके पद दोनों गौण होते हैं और ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे का बोध कराते हैं, किसी तीसरे के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा पीतांबर, तो पीतांबर यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके, पीतांबर यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके। तो कौन पहनता है पीले वस्त्र? पीतांबर कौन धारण करता है? श्री कृष्ण। इसी तरह से श्वेतांबर, श्वेत है वस्त्र जिनके, सरस्वती और जैन साधु। इसी तरह से विषधर, विष को धारण करने वाले कौन है? भगवान शिव। इसी तरह से चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिनके, कौन है जिनके मुख 4 हैं? ब्रह्मा। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा था, यानी कि बहुब्रीहि समास तक हम पढ़ चुके थे। और मैंने आप लोग को बताया है कि हर एक समास की अपनी अलग अलग विशेषता होती है जिसके आधार पर हम उसको जानते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अव्ययी भाव समास पढ़ा था, उसके बाद हमने आपका तत्पुरुष समास पढ़ा था और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हमने यहाँ पर पढ़े थे। तो जो 6 भेद थे, 6 के 6 भेद हमें क्लियर हो चुके थे। और उसके बाद हमने अगला हम पढ़ा था कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमने कर्मधारय की भी समास की भी जो विशेषता है वो हमने पढ़ी। कर्मधारय समास में आपका हमेशा जो बाद का पद होता है वो आपका प्रधान होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है? बाद का पद प्रधान होता है और जो आपका एक पद विशेषण और एक पद क्या होता है? विशेष्य होता है। एक पद विशेषण होता है और एक पद विशेष्य होता है। जैसे हमने कहा चरण कमल, तो यहाँ पर भगवान श्री विष्णु के जो चरण हैं उनको कमल की संज्ञा दी गई है, यानी कि चरण कमल, चरणों को विशेषण दिया गया है कि वो किसके समान है? कमल के समान है। भला मानस, भला मानस यानी कि एक मनुष्य की विशेषता बताई गई है कि वो भला है, अच्छा है। इसी तरह से पीतांबर, पीला है जो अंबर, तो अंबर यानी कि आसमान की विशेषता बताई है, वो कैसा है? पीला। इसी तरह से क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, तो क्रोध को जो क्रोध को किसकी विशेषता दी है? अग्नि की विशेषता दी है, यानी कि क्रोध के अग्नि के समान क्रोध, क्रोधाग्नि, क्रोध के समान अग्नि। इस तरह से कर्मधारय समास हमने पढ़ा था और उसके बाद द्विगु समास को हमने यहाँ पर समझा। तो देखिए द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में आपका जो पहला पद होता है वो हमेशा और हमेशा संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक, संख्यावाचक और क्या? विशेषण भी कह सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे नवरात्र,
9 रात्रियों का समाहार, 2 पहर, 2 पहरों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। और इसमें भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर लिखवाए थे, बहुत अलग अलग तरह के एग्जाम्पल आपको लिखवाए थे, आपने नोट डाउन भी किए होंगे। जैसे हमने यहाँ पर बहुत सारे आपको पूरा एक पीपीटी यहाँ पर आप लोगों को इस पर दिखाया गया था। उसके बाद हमने लास्ट में आपका बहुव्रीहि समास को पढ़ा था, जिसको मैंने अभी यहाँ पर आपके सामने क्लियर किया कि इसमें दोनों ही पद गौण होते हैं और ये दोनों पद किसी तीसरे के का बोध कराते हैं। तो जैसे हमने पीतांबर, पीला है, पीले हैं वस्त्र जिनके, पीतांबर, श्वेतांबर, विषधर, चतुर्मुख, तो दोनों ही शब्द जो है किसी तीसरे का बोध करा रहे हैं। तो जैसे सबके आगे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सब जितने भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, सबके आगे हमने यहाँ पर किसी तीसरे के बारे में बात की है। जैसे महावीर, महावीर, महान वीर है जो, तो इस धरती पर महावीर की संज्ञा किसे दी गई है? हनुमान जी। यानी कि जो शब्द दोनों पद जिसके गौण हैं और जो तीसरे का बोध करा रहा है वो होता है आपका बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से समास के 5 भेद यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं और एक बार मैंने पूरा रिवाइज भी आप लोगों को करा दिया है। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं समास के 6ठे भेद की तरफ। समास के 6ठे भेद को हम पढ़ेंगे नंबर 6, और जिसका नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत से बताया कि हर एक समास की अपनी अपनी विशेषता है। हर एक समास को आप अपने अपने तरीके से समझ रहे हैं, अपने अपने तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर देखिए आप इनके विशेषताओं को नहीं समझेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे किसी भी समास को पढ़ने में। तो द्वंद्व समास की क्या विशेषता है, पहले हम ये देख लेते हैं। इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जो आपका द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जो आपका द्वंद्व समास है इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों पद योजक चिन्हों द्वारा जुड़े होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों ही पद योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। दोनों पद योजक शब्दों द्वारा दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। द्वंद्व समास कहलाते हैं। और देखिए, जब शुरुआत में ही मैंने आपको बताया
कि आप कैसे बताएंगे कि ये कौन सा समास है। आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में तो आपको पूरी परिभाषा लिखी हुई नहीं आएगी या पूरा एक्सप्लेन करके नहीं आएगा, केवल प्रश्न आपको आता है कि इस शब्द में कौन सा समास है। तो सबसे पहले किसी भी समास को जानने के लिए आपको उस पद का, उस शब्द का समास विग्रह करना होता है। जब आप समास विग्रह करेंगे तब आप देख पाएंगे कि इन दोनों में क्या विशेषता है, इन पदों में क्या विशेषता है, इन शब्दों में क्या विशेषता है। तो देखिए, हमने कहा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी कि जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण, समास समस्त पद को हम पहले लिखेंगे। समस्त पद समास विग्रह। देखिए, जैसे पाप पुण्य, माता पिता, कैसे समास विग्रह करेंगे? पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। तो पाप और पुण्य दोनों ही पद क्या है? प्रधान है। और किससे जुड़ा हुआ है ये योजक शब्द द्वारा जुड़े हुए हैं। ऐसे ही माता पिता, माता और पिता, माता और पिता। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही पद प्रधान हैं और दोनों पद किससे जुड़े हुए हैं? योजक शब्दों द्वारा जुड़े हुए हैं। दोनों पद किससे जुड़े हुए हैं? योजक शब्दों द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये है आपका द्वंद्व समास। तो इस तरह से हमने अभी तक यहाँ पर, इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे भाई बहन, राजा रंक, सुख दुख, आदान प्रदान, अपना पराया। तो इसमें आपको केवल कुछ ही एग्जाम्पल हम इसलिए लिखवाते ताकि आप खुद से कुछ एग्जाम्पल लिखें, खुद से आप इस तरह की एग्जाम्पल्स को ढूंढें और आप ये समझ पाए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर द्वंद्व समास और आपका बहुव्रीहि समास के साथ समास के जितने भी हमारे भेद हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा यहाँ पर आता है एक मेन जो पार्ट है समास का, आपका कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास व बहुव्रीहि समास में अंतर। तो देखिए, इसके लिए आपको बहुव्रीहि समास की विशेषताएं पता होनी चाहिए, आपको कर्मधारय समास की विशेषताएं पता होनी चाहिए। अब देखिए, अभी अभी मैंने आप लोग को यहाँ पर दोनों ही चीजें क्लियर की। सबसे पहले आप देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में मैंने आप लोगों से कहा था कि इसमें क्या होता है। कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में आपका दूसरा पद हमेशा प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है, दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। क्यों आपको ये अंतर बताया जा रहा है? क्योंकि कई बार बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं
इस तरह के जैसे हमने यहाँ पर लिखा है पीतांबर, ये शब्द आप देखिए, ध्यान पूर्वक देखिएगा, यही रीजन है कि आपको अंतर बताया जा रहा है कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में। शब्द लिखा गया है पीतांबर, और यहाँ पर पीतांबर शब्द के लिए हमने क्या प्रयोग किया है? पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। और आप बहुव्रीहि समास में देखेंगे कि सेम शब्द प्रयोग किया गया है पीतांबर। पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके। तो एक शब्द दो दो तरीके से हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, तो यही है आप लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज कि आप बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि मैम ने सेम एग्जाम्पल हमें कर्मधारय समास में भी बताया और सेम एग्जाम्पल हमें बहुव्रीहि समास में भी बताया। तो देखिए, सेम एग्जाम्पल तो बता दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको रीजन भी क्लियर किया जा रहा है कि दोनों में क्या अंतर है। देखिए, दोनों में जो अंतर है वो आपको यहाँ तक तो क्लियर है कि कर्मधारय समास में जो आपका उत्तर पद यानी कि बाद का पद होता है वो प्रधान होता है, और दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। क्लियर हो गया एक तरफ से। दूसरा आता है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में यहाँ पर हमने बताया कि दोनों पद गौण होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे का बोध कराते हैं, किसी तीसरे के विषय में बताते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसकी विशेषता, इसमें अंतर बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर आप जब विग्रह करेंगे, समास विग्रह जब आप करेंगे तो आप किस तरह से समास विग्रह कर रहे हैं? आप जब समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह करके आपको कर्मधारय समास और यहाँ पर जब दोनों पदों का अंतर आपको पता चलेगा तो तब आप यहाँ पर बता पाएंगे। देखिए, इसका अगर आप बहुव्रीहि समास में अगर आपको दिया जाता है शब्द पीतांबर, तो आप उसका समास विग्रह करेंगे पीले हैं वस्त्र जिसके। अगर आप इस तरह से समास विग्रह करते हैं तो ये है आपका बहुव्रीहि समास। और अगर आप इस तरह से समास विग्रह करते हैं, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, अंबर की विशेषता कि पीला है जो अंबर, तो ये आपका कर्मधारय समास। पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके श्री कृष्ण, तो ये किसी तीसरे का बोध करा रहा है, तो ये है आपका कर्मधारय समास। तो ये आपका जो मेन यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था वो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखिए, ये आपका समस्त पद है और ये इसका समास विग्रह। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे शब्द पीतांबर। ठीक है, हमने शब्द लिया पीतांबर। पीला है या पीला अंबर अर्थात वस्त्र। ठीक है जो। उसके बाद हम एक तरीके से समास विग्रह करेंगे। पीले अंबर अर्थात वस्त्र है जिसके। ठीक है, अब देखिए, ध्यान पूर्वक समझिएगा। पीला अंबर है जो, पीला अंबर है जो, है जो, तो ये विशेषता हो गई। और पीले अंबर यानी कि वस्त्र हैं जिसके, ये बता रहा है कृष्ण को।
तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर होता है, ये है आपका कर्मधारय समास और ये है आपका बहुव्रीहि समास। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं दूसरे शब्द का, नीलकंठ। नीलकंठ, नीलकंठ शब्द का आप कैसे करेंगे समास विग्रह? नीला कंठ, अर्थात कंठ का अर्थ है गला, है जो, ठीक है। इसके बाद नीला है कंठ गला जिसका। तो क्या अंतर दिख रहा है आपको? नीलकंठ ये आपके समस्त पद है और आपने किस तरह से समास विग्रह किया है वो आपका बताता है कि कौन सा समास होगा। अगर आपने लिखा है जो, है जो यानी कि इसका अर्थ है कि आप उसी की विशेषता बता रहे हैं, यानी कि विशेषता जहां पर बता रहे हैं वो आपका कर्मधारय समास है। जहां पर आप दूसरे के बारे में कह रहे हैं, है जिसके, है जिसका, तो वो आप किसी तीसरे के बारे में कह रहे हैं। तो यानी कि वो, जैसे आप नीला कंठ है जो, नीला कंठ है जो यानी कि कर्मधारय समास। यहाँ पर केवल और केवल नीले कंठ की बात बताई जा रही है। यहाँ पर किसी तीसरे के लिए नहीं कहा जा रहा है कि उसका है या इसका है या मेरा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंठ कैसा है? नीला है, नीला कंठ है जो। अगला लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि नीला कंठ है जिसका, नीला कंठ है जिसका। तो जब दूसरे की बात आती है, जब किसी तीसरे के बारे में बात होती है दो शब्दों के द्वारा, वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। देखिए यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग था आपके इस पूरे समास में कि आप कैसे अंतर करेंगे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में। तो इस तरह से आपका यहाँ पर कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में जो अंतर है वो क्लियर हो गया है। तो यानी कि अभी तक हमने पूरा समास से संबंधित जो पूरा टॉपिक है वो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि कुछ अभ्यास के प्रश्न इससे जुड़े हुए। देखिए समास हमने यहाँ पर पढ़ लिया है पूरा टॉपिक। समास में हमने जितने भी समास के भेद थे वो हमने सब क्लियर कर लिए हैं और साथ ही समास के भेदों को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम समास से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो यहाँ पर हैं उनको हम करेंगे। तो देखिए मुझे लगता है कि अब जो समास जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी भी आप एग्जाम में, चाहे वो हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न हो, चाहे आपके लिटरेचर में आपकी कोई कविता है, तो उसमें आप हमेशा देखेंगे कि इस पंक्ति में कौन सा समास है, इस शब्द में कौन सा समास है। तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है। कोई भी शब्द आपको दिया जाता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका समास विग्रह करना है। देखिए आज मैंने जो आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर रखे हैं ये बहुत ही सरल है समास से जुड़े हुए। यानी कि क्योंकि मैंने आप लोगों से लास्ट सेशन में कहा था कि आप घर जाकर प्रत्येक समास की जो जो विशेषताएं हैं, यानी कि आप अव्ययी भाव समास को कैसे जानते हैं, आप कर्मधारय समास को कैसे जानते हैं, आप तत्पुरुष समास को कैसे जानते हैं, आप द्विगु समास को कैसे जानते हैं, आप द्वंद्व समास को कैसे समझते हैं, आप बहुव्रीहि समास को कैसे समझते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ के आने के लिए कहा था।
और उसी आधार पर आज हम यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टफ ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको समास नहीं बताना है, यहाँ पे आपको केवल समास की विशेषताएं बतानी है। आपको कोई शब्द नहीं दे रही हूँ कि कौन सा समास है इस शब्द में। आज आपको फिर से समय दिया जाएगा कि आप घर पर एक बार फिर से पढ़ें। आज आप केवल जो आप कल घर पर पढ़कर आए हैं, यानी कि समास की विशेषताएं, क्या होता है आपका अव्ययी भाव समास, क्या होता है आपका बहुब्रीहि समास, क्या होता है आपका कर्मधारय समास, ये केवल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो पहला प्रश्न देखिए हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों में, जो पहला पद गिनती का हो, यानी कि पहला पद संख्यावाचक हो, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। कौन से समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? कौन से समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? देखिए हम यहाँ पर 6 भेद पढ़ चुके हैं अभी तक समास के, और यहाँ पर केवल आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, और चौथा है कर्मधारय समास। अगर हम नंबर 4 से स्टार्ट करें तो पहला है हमारा कर्मधारय समास। नंबर 4 पर कर्मधारय समास में आपका पहला पद विशेषण और दूसरा पद आपका विशेष्य हो, पहला पद आपका विशेष्य और दूसरा पद आपका विशेषण होता है। तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद प्रधान और आपका जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। उसके बाद आता है हमारा द्विगु समास। तो यानी कि द्विगु समास जो आपका है, इसकी विशेषता है कि इसका पहला पद संख्यावाचक होता है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी कि हमारा आंसर है फर्स्ट। तो पहला पद गिनती का हो, यानी कि संख्यावाचक हो, वो है हमारा द्विगु समास। दूसरा प्रश्न है विशेषण तथा विशेष्य साथ साथ होते हैं। कौन सा समास है जिसमें विशेषण और विशेष्य साथ साथ होते हैं? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है अव्ययी भाव समास, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन दिया गया है द्विगु समास, चौथा ऑप्शन दिया गया है बहुब्रीहि समास। फिर से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में हमने पढ़ा कि दोनों ही पद आपके गौण होते हैं और ये हमेशा तीसरे का बोध कराते हैं। द्विगु समास अभी हमने यहाँ पर जाना कि पहला पद संख्यावाचक होता है, और कर्मधारय समास में आपका अभी यहाँ पर क्लियर किया है कि विशेषण और विशेष्य साथ साथ होते हैं। यानी कि पहला पद कर्मधारय समास की विशेषता है कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात विशेषण और विशेष्य साथ साथ होते हैं। तो ये कर्मधारय समास आपका सही ऑप्शन यहाँ पर है। अगला आपका आता है प्रश्न, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, कौन सा समास ऐसा है जिसका पहला पद प्रधान होता है? देखिए अभी अब तो आपको मुझे लगता है लगभग सारे अच्छे से बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो देखिए कर्मधारय समास की विशेषता हमने अभी बताई, द्विगु समास भी हमने अभी पढ़ा, तत्पुरुष समास भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अव्ययी भाव समास ही हमारा एक ऐसा समास है जिसका पहला पद प्रधान और साथ ही अव्यय भी होता है, और बनने वाला समस्त पद भी अव्यय होता है। तो इस तरह से आपका थर्ड ऑप्शन यानी कि अव्ययी भाव समास यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है समास के कितने भेद होते हैं? समास के
कितने भेद होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमारा मिस प्रिंट हुआ है कि समास के 2, 3, 4, 5 यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से आपका कोई भी उत्तर सही नहीं है। समास के 6 भेद होते हैं जो हम अभी अभी पढ़कर आए हैं। तो इनमें से हमारा ऑप्शन चारों गलत है। आपका सही ऑप्शन है समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं ये कौन बताएगा? क्योंकि देखिए आपका तत्पुरुष समास में हमने एक एक चीज क्लियर की है। सबसे पहले हमने पढ़ा है आपका करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष तो और संबंध तत्पुरुष। तो इस तरह से हमने यहाँ पर तत्पुरुष समास के कितने भेद पढ़े हैं? सबसे पहले करण कारक चिन्ह, कर्म कारक चिन्ह, संप्रदान कारक चिन्ह, अपादान कारक चिन्ह, संबंध कारक चिन्ह और आपका अधिकरण कारक चिन्ह, यानी कि 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। तो पहला ऑप्शन है आपका 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7, यानी कि पहला ऑप्शन आपका है 6 भेद होते हैं। नव रात्रियों का समूह विग्रह के लिए समास है, विग्रहों के लिए समास है। नव रात्रियों का समूह, नव रात्रियों का समूह जो विग्रह किया गया है इसके लिए कौन सा समास है? अब देखिए फिर से आपको उसी तरफ जाना है, यानी कि समास की विशेषताओं की तरफ जाना है। याद कीजिए, आप ध्यान पूर्वक पढ़िए समास विग्रह को, यानी कि समास बताने के लिए आपको हमेशा शब्द का समास विग्रह करना होता है। तो नव रात्रियों का समूह, ध्यान पूर्वक सुनिए फिर से, नव रात्रियों का समूह, नव अर्थात पहला पद संख्यावाचक है, पहला पद संख्यावाचक है। तो कौन सा समास है जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है? सबसे पहला आपका ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तीसरा है द्विगु समास और चौथा है कर्मधारय समास। तो आपका द्वंद्व समास की विशेषताएं दोनों पद प्रधान होते हैं और अव्ययी भाव की जो आपकी विशेषता है, तो अव्ययी भाव की विशेषता है कि पहला पद अव्यय होता है। द्विगु समास की विशेषता है कि पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी कि राइट ऑप्शन है नंबर 3, पहला पद संख्यावाचक द्विगु समास। चक्र है हाथ में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात श्री कृष्ण। तो अभी अभी हमने यहाँ पर क्लियर किया था कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। हमने कहा था है जो और है जिसके या जिसका। तो है जो यानी कि उसी के बारे में बात की जा रही है, यानी कि उसकी विशेषता को बताया जा रहा है जो पीतांबर, पीला है जो अंबर, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। लेकिन अगर हम इसका दूसरे तरीके से समास विग्रह करें, फिर से आपको वही चीज देखनी है कि समास विग्रह किस तरह से किया गया है। चक्र है हाथ में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके, तो ना तो चक्र और ना ही हाथ, किसी की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, किसी की प्रधानता यहाँ पर नहीं है, प्रधानता है किसी तीसरे की, यानी कि श्री कृष्ण। तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होगा। इस तरह से नंबर 8 है नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीलांबर। देखिए कभी भी समास बताना है तो समास विग्रह आपको करना है। नीला है जो अंबर, यानी कि है जो, यानी कि विशेषता बताई जा रही है। तो ये है आपका कर्मधारय समास, नीला है जो अंबर। तो इस तरह से यहाँ पर आप खुद से अपने आंसर चेक कर सकते हैं
यहाँ पर आपको आंसर भी दिए जा रहे हैं, तो आप अपने आंसर भी चेक कीजिए। बहुत ही आपका महत्वपूर्ण ये हमारा पूरा पाठ है हिंदी व्याकरण का समास। तो घर पर इस पूरे चैप्टर को पाठ को रिवाइज कीजिए और कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो इस पाठ से, उसे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कीजिए। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।